चैप्टर 41। हीमो जिस घर में रहती है वो एक पुराने शहर की पुरानी हवेली है। बाहर से ही उसे देखकर लगता है जैसे इसमें इतिहास बसा हुआ है। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का है। उस पर बने हुए डिजाइन थोड़े पुराने हो गए हैं, पर उनकी कारीगरी आज भी दिखती है। दरवाजे के अंदर एक छोटा और शांत आंगन है। आंगन की जमीन पर पत्थर लगे हैं। पत्थरों के बीच से हरी हरी घास निकल रही है। कोनों में गुलाब और अजेलिया के कुछ गमले रखे हैं, जिनमें रंग बिरंगे गुलाब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये घर बहुत ही सादा और खूबसूरत है। शायद इसीलिए हीमो को ये बहुत पसंद आया और वो यहाँ लंबे समय के लिए रहने के लिए तैयार हो गई। आंगन के आगे एक 2 मंजिला इमारत है। हीमो ने बताया कि मकान मालिक नीचे रहते हैं और उसने दूसरा मंजिल किराए पर लिया है। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी लकड़ी की हैं और जब ली जिंग उन पर पैर रखता है तो उनसे हल्की सी चर्रा चर्रा की आवाज आती है। दूसरे मंजिल का गलियारा थोड़ा पतला है, जिसकी दीवारें पीली पड़ गई हैं, पर वो बहुत साफ सुथरा है, जिससे एक सादगी और आराम का एहसास होता है। सीढ़ियों से ऊपर आते ही पहला कमरा हीमो का है। चूंकि हीमो जल्दबाजी में गई थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। ली जिंग ने हीमो का इंतजार किए बिना ही दरवाजा खोल दिया। ये तो बिखरा हुआ है। कमरे में घुसते ही ली जिंग हैरान हो गया। आनंद की साफ सुथरी हवेली के मुकाबले हीमो का कमरा एकदम बिखरा हुआ था। दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग लगी थी। एक दीवार पर किताबें भरी हुई थीं। कमरे की अकेली लकड़ी की मेज पर भी कई तरह की कलाकारी का सामान बिखरा हुआ था, रंगीन धागे, सुंदर मोती और मुलायम कपड़े। ये साफ दिख रहा था कि हीमो कुछ देर पहले ही मेज पर कुछ बना रही थी। क्या कमरा बिखरा हुआ होना कोई गैरकानूनी बात है? ली जिंग के हैरान चेहरे को देखकर हीमो नाराज हो गई और सीधे कमरे में रखी अकेली लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसने ली जिंग को बैठने के लिए नहीं कहा। ली जिंग ने चारों तरफ देखा। मेज, कुर्सी और किताबों की अलमारी के अलावा वहां एक सोफा तक नहीं था, न ही कुछ और जिस पर वो बैठ सके। तुम खुद ही अंदर आए हो, तो मेरे पास तुम्हारे बैठने के लिए जगह नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हीमो ने ली जिंग की तरह ही शरारती अंदाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यह जगह तुम्हारे शानदार होटल से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपने आलीशान बंगले में वापस चले जाओ। कौन कहता है कि ये जगह मेरे बंगले से मुकाबला नहीं कर सकती? ली जिंग की नज़र दाईं दीवार पर लगी कुछ पेंटिंग पर पड़ी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जिससे उसे खुशी हुई। कम से कम मेरे कमरे में ऐसी कलाकृतियां नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। ली जिंग को उन कलाकृतियों की सराहना करते हुए देखकर हीमो को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन ली जिंग की नजरों का पीछा करते हुए उसने दीवार की तरफ देखा तो वह चिल्ला पड़ी, तुम तो बेशर्म हो। ली जिंग जिन कलाकृतियों की सराहना कर रहा था वे वास्तव में कुछ नग्न कलाकृतियां थीं, कुछ में पीठ दिख रही थी, जबकि कुछ में सामने का हिस्सा। हर पेंटिंग में बिना कपड़ों के इंसान के शरीर की सुंदर रेखाओं और त्वचा की बनावट को खूबसूरती से दिखाया गया था। हैरानी की बात है कि इस पुराने कमरे में ये नग्न कलाकृतियां बिल्कुल भी खराब या शर्मनाक नहीं लग रही थीं, बल्कि वे कमरे के पूरे माहौल से मेल खा रही थीं। साफ है कि हीमो ने इन पेंटिंग को लगाने में बहुत सोच विचार किया था। अरे तुम बेशर्म हो, क्या तुमने बहुत देख लिया? मेरी पेंटिंग को खराब मत करो। ली जिंग को अपनी नग्न कलाकृतियों को लगातार घूरते हुए देखकर हीमो असहज हो गई, खासकर जब वह कई मिनटों तक बिना ले डुले घूरता रहा तो उसे और भी बेचैनी महसूस हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब बना सकती हो। ये सुनकर ली जिंग ने अपनी नजरें हटाईं और कुर्सी पर बैठी हीमो को देखा। उसे एहसास हुआ कि हीमो की कलात्मक समझ और पेशेवर स्तर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। सोचने पर यह बात सही लगी। सिर्फ जल्दी जल्दी चित्र बनाकर कमाई करने से हीमो की प्रतिभा पूरी तरह से सामने नहीं आ सकती थी। क्या तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम इन सब को समझते हो? हीमो ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, उन पेंटिंग में सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों के अलावा क्या तुमने कुछ और भी देखा? उद्धरण चिन्ह। देखो, तुम मेरे खिलाफ एक तरफा सोच रखती हो। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ और नहीं पता। आसपास ढूंढने के बाद ली जिंग को बैठने की जगह नहीं मिली तो वह फर्श पर बैठ गया और अपनी सोच बताई, तुम्हारे मॉडल की मुद्राओं, रेखाओं और रंगों को देखकर मैं इन पेंटिंग में अकेलापन और संघर्ष महसूस कर सकता हूँ। हालांकि ली जिंग ने कला का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वह एक मशहूर यूनिवर्सिटी का बेहतरीन स्टूडेंट था जिसमें कला की अच्छी समझ थी। शायद उसमें तकनीकी कौशल की कमी थी, लेकिन कला के प्रति उसकी नज़र आम इंसान से बेहतर थी। खासकर ली जिंग को खुद भी पेंटिंग का शौक था और कॉलेज के दौरान उसने कई कला प्रदर्शनियां देखी थीं, जिससे उसे नग्न कला की कुछ समझ मिली थी। उसे अपनी पेंटिंग में डाली गई भावनाओं को बताते हुए सुनकर हीमो, जो शुरू में उसे तिरस्कार से देख रही थी, अंदर ही अंदर हैरान रह गई। हालांकि उसने अपने चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं दिखाया, बस अपनी आवाज थोड़ी नरम की और सख्ती से पूछा, और क्या? और ली जिंग की नजरें उन पेंटिंग पर वापस चली गईं और वह सोच में पड़ गया। असल में ये सभी पेंटिंग तुम्हारी एक ही सोच को बताती हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हीमो ने आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। माफ करना, लेकिन इनमें से हर पेंटिंग में अलग अलग भावनाएं हैं। मुझे लगा कि तुम सच में समझते हो, लेकिन मुझे कहना होगा कि तुम झूठ बोलने में बहुत अच्छे हो। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। ऐसा है। उसकी बातों से ली जिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपनी राय देना जारी रखा, मुझे तुम्हारी पेंटिंग से एक बहुत साफ, एक जैसी भावना मिलती है।
वो ये है कि हर कलाकृति दुनिया या जीवन के प्रति एक तरह की निराशा को बताती है। दूसरे शब्दों में, तुम असल में एक निराशावादी हो। शुरू में ली जिंग से बात न करने और अपनी कलाकारी जारी रखने का सोच रही हिमो ये सुनकर थोड़ी रुक गई। कुछ सेकंड बाद वह हैरानी और अविश्वास के साथ ली जिंग की तरफ मुड़ी। तुम सच में मेरी पेंटिंग से मेरी निराशा देख पाए? बिल्कुल। असल में ली जिंग सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका अंदाजा सही था। आखिरकार आजकल ज्यादातर सच्चे कलाकार निराशावादी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बाहर से निराशावादी या उदास दिखते हैं, लेकिन वे दुनिया के विकास और जीवन के मतलब के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। वाकई, हिमो का पल भर के जुनून और रोमांस के प्रति लगाव और लगातार चलने वाले रिश्ते पर उसके अविश्वास से पता चलता है कि वह लंबे समय तक चलने वाले प्रेम संबंधों के प्रति निराशावादी है। ली जिंग के गंभीर चेहरे को देखकर हिमो की आंखों में कई भावनाएं आईं, जिसके बाद उसने अपना सिर एक तरफ कर लिया और कहा, तुमने लड़कियों के पीछे भागने के लिए बहुत कुछ सीखा है। ये जानकर कि हिमो ने सच में उसकी बात को मान लिया है, ली जिंग को उसका यह व्यवहार थोड़ा प्यारा लगा। वह मजाक किए बिना नहीं रह पाया। हालांकि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसने मेरे ध्यान को अपनी तरफ ज्यादा खींचा है। किन चीजों ने? हालांकि हिमो को शुरू में ली जिंग की राय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उसकी समझ को पहचान लिया था, इसलिए वह थोड़ी उम्मीद और उत्सुकता महसूस करने लगी। बस वही जो तुमने पहले कहा था। ली जिंग वापस अपने बेफिक्र अंदाज में आ गया, मुस्कुराते हुए। उन पेंटिंग में शरीर के हिस्सों ने? सच कहूं तो मुझे लगता है कि दूसरी पेंटिंग में मॉडल पहली से बेहतर दिखती है, हालांकि यह सिर्फ पीछे का नजारा है। अगर वह थोड़ा और मुड़ती तो? चल भाग। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हिमो गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी भौहें ऊपर की और अपने पास रखी अपनी सामान की थैली उठाकर उस पर फेंक दी। चैप्टर 42। हलचलें शुरू होती हैं। कला आखिरकार सादगी की तरफ लौटती है। मेरी पसंद इंसान की सबसे स्वाभाविक और सरल प्रतिक्रिया है। ली जिंग ने उड़ती हुई थैली को एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरा हाथ जल्दी से उठा लिया जब उसने देखा कि हिमो और सामान फेंकने वाली है। तुम अपनी ऊंची सोच को जगह दे सकती हो और मुझे आम लोगों की कला का मजा लेने नहीं दे सकती, है ना? तुम्हारे पास जो है वह आम लोगों की कला नहीं है, ये तो साफ तौर पर सिर्फ वासना और अश्लीलता है। हिमो ने उसे नाराजगी से घूरा। वह रुकी, क्योंकि अब मेज पर फेंकने के लिए कुछ नहीं बचा था। जमीन पर बिखरे सामान को देखकर ली जिंग ने लाचारी से कहा, अगर तुम ठीक से बात करना चाहती हो तो ठीक से बात करो। चीजें क्यों फेंक रही हो और अपने कमरे को इतना बिखरा हुआ क्यों कर रही हो? तो क्या हुआ अगर यह बिखरा हुआ है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब तक ये गंदा नहीं है। थोड़ी सी अव्यवस्था असल में ज्यादा आरामदायक है। उद्धरण चिन्ह। हिमो की दिलचस्पी अब अपनी कलाकारी में नहीं थी और वह कुर्सी पर पीछे झुक गई। मुझे घर को होटल की तरह साफ सुथरा रखना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई रहता है। ली जिंग को एहसास हुआ कि वह वाकई बेफिक्र थी। खासकर आनंद की तुलना में दोनों में बहुत अंतर था, जो उनके अलग अलग स्वभाव और सोच को बताता था। जैसे ही उसने उसे देखा, ली जिंग की नजर थोड़ी नीचे हुई। हिमो के ढीले, आरामदायक, हल्के रंग के कपड़ों पर उसे दो छोटे उभार दिखे, जिससे उसकी भौहें धीरे धीरे ऊपर उठ गईं। हिमो, मैंने आज तुम्हारे पहनावे में दो बहुत अच्छी बातें देखीं। तुम लोगों के पहनावे पर भी ध्यान देते हो? हिमो को लगा कि वह उसके फैशन के बारे में कुछ कहने वाला है और उसने स्वाभाविक रूप से पूछा, कौन सी दो बातें अच्छी हैं? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी ड्रेस पर वो दो बिंदु यकीनन मुख्य बातें हैं। ड्रेस। हिमो ने अपने कपड़ों पर देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने सीने को ढक लिया। शर्म से लाल हो गई। बेशर्म। उद्धरण चिन्ह। अरे, तुमने ऐसे कपड़े खुद पहने हैं। मुझे क्यों डांट रही हो? ली जिंग ने अपने हाथ फैला दिए, मासूम दिख रहा था। फिर उसे पिछली रात की उनके जुनूनी चुंबन का एहसास याद आया और उसे अचानक एहसास हुआ, कोई हैरानी नहीं कि पिछली रात यह सब इतना आसानी से हुआ। क्या तुमने तब भी कुछ नहीं पहना था? ये सुनकर हिमो के कान थोड़े लाल हो गए। फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने नहीं पहना था? मुझे उन्हें पहनना पसंद नहीं है। क्या इसमें कोई परेशानी है? आज मैंने घर पर पहनने वाला पजामा पहना है। आमतौर पर मेरे कपड़े इतने खुले नहीं होते हैं। अगर वे सच में बहुत ज्यादा साफ दिखते हैं तो मैं ऊपर एक जैकेट पहन लेती हूँ। तुम ब्रा पहनना पसंद नहीं करती? हाँ, मुझे ब्रा बहुत तंग और असहज लगती हैं। जैसे जैसे ही वो बात करती रही, उसके हाथ अपने आप नीचे हो गए, जिससे ली जिंग को वो दो उभार फिर से दिख गए। इसके अलावा शरीर का स्वाभाविक रूप सबसे सुंदर होता है। कोई भी बंधन प्रकृति की सच्ची सुंदरता को छिपाता है। अगर जरूरी न हो तो मैं कपड़े भी नहीं पहनना चाहूंगी। ये सुनकर ली जिंग ने, जो आखिरकार उन दो बिंदुओं से अपनी नजर हटा ली थी, पूछा, और क्या तुम्हें बिना कपड़ों के सोना पसंद है? हाँ, क्या ये कोई परेशानी है? हिमो ने स्वाभाविक रूप से काम किया, इन आदतों को शर्मनाक नहीं माना। ली जिंग ने नग्न मानव शरीर की कलाकृति को याद करते हुए समझा कि इन मामलों पर हिमो की सोच वाकई सामान्य सोच से अलग थी। ली जिंग ने इस सोच का सम्मान किया, खासकर जब उसे इससे साफ तौर पर फायदा हो रहा था। ली जिंग की नजरों को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर वापस आते देख हिमो पहले जितनी परेशान नहीं थी, फिर भी उस एक घूरा जाना थोड़ा असहज लगा और उसके कान थोड़े लाल हो गए। फिर उसने अपने निचले होंठ को काट लिया और मजाक करते हुए अपनी पीठ सीधी की। मुझे पता ही नहीं क्या इतना दिलचस्प है। क्या तुमने कल जो कुछ भी चाहिए था वह सब नहीं छुआ था?
उद्धरण चिन्ह, तुम नहीं समझते, ये कला है, ली जिंग ने गंभीरता से कहा। हीमो ने आंखें घुमाई। ये किस तरह की कला है? ये फुसलाने की कला है। ली जिंग ने एक टीचर की तरह समझाते हुए कहा, क्या तुमने अधूरे छुपे हुए गिटार के बारे में नहीं सुना? फुसलाने का सार दिखाना नहीं है, बल्कि कल्पना और रहस्य में लुभाना है। ठीक से छिपाना इंसान की उत्सुकता और जानने की इच्छा को जगा सकता है, उस अस्पष्ट और मायावी नज़ारे में अनजान के आकर्षण की तलाश करता है, जिससे अंतहीन कल्पनाओं के लिए जगह बचती है। ये शांत लेकिन तीव्र परिदृश्य फुसलाने का सार है। ये भी एक मुख्य कारण है कि कई पुरुषों को काली जुराबें पसंद हैं। उसकी बात सुनने के बाद हीमो के चेहरे का भाव अनजाने में बदल गया। शुरू में उसने ली जिंग के समझाने को खारिज कर दिया था, लेकिन बीच में उसे ये थोड़ा सही लगने लगा और आखिर में उसे एहसास हुआ कि यह सच में सही हो सकता है। ली जिंग की तरफ उसकी नज़रें धीरे से बदल गईं। तो तुम्हारे लिए मुझे इस तरह देखना बिना कपड़ों के देखने से ज्यादा आकर्षक है। ऐसा नहीं है। जैसे ही वह बोला, ली जिंग ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम अब इंसान के शरीर की स्वाभाविक सुंदरता को दिखाना चाहती हो तो मैं दोनों हाथों से समर्थन करता हूँ। मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसे सतह से आगे देखना और उसके नीचे क्या है उसका अध्ययन करना पसंद है। हीमो थोड़ी देर के लिए निशब्द रह गई और उसने नाटकीय रूप से आंखें घुमाईं। अब मैं समझ गई, तुम न सिर्फ बेशर्म हो बल्कि धोखा देने में भी माहिर हो। तुम एक आकर्षक खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुए हो। तो तुम मुझे अभी भी पूरी तरह से नहीं समझती। अगर हम स्वाभाविक बनावट के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक बड़ा फायदा है। वो क्या है? अच्छे हिप्स। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हीमो निशब्द थी और उसने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह उठ गई और उसने वह सामान उठाया जो उसने पहले फर्श पर फेंक दिया था, फिर ली जिंग की तरह जमीन पर बैठ गई। ये देखकर ली जिंग ने अपनी भौहें ऊपर की। यह क्या है? अचानक से तुम्हें जमीर की चुभन महसूस हुई है, इसलिए तुम मुझे बैठने की जगह न देने की गलती को कम करने के लिए मेरे साथ फर्श पर बैठ गई हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हीमो ने उसे तिरछी नजर से देखा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब तुम फर्श पर होते हो तो कुर्सी पर बैठने से तुम्हारी आंखें मेरे सीने के बराबर हो जाती हैं और यह मुझे असहज करता है। बस यही बात है। उद्धरण चिन्ह, जब ऐसी बात है। ली जिंग ने अपने पास बैठी हीमो को देखा, तो मेरे इतने पास क्यों बैठी हो? क्या तुमने मेरा इतना फायदा उठाया है और मैं तुम्हारे साथ बैठ भी नहीं सकती? ऐसा लग रहा था कि हीमो ने ली जिंग के बेशर्म स्वभाव को पकड़ लिया है, क्योंकि वह बेशर्मी से उसके कंधे पर झुक गई, अपने घुटनों को गले लगा लिया और खिड़की के बाहर देखा। इसके अलावा ये जगह बाहर के नज़ारे को देखने के लिए एकदम सही है, खुद ही देखो। उसकी नज़र का पीछा करते हुए ली जिंग ने हैरान होकर अपना सिर मोड़ा और फिर उसकी आंखों से हैरानी की एक चमक गुजर गई। खिड़की के बाहर पहाड़ परत दर परत थे, नीला आसमान, सफेद बादल, बेहिसाब आसमान इतना साफ था कि उसमें एक भी गंदगी नहीं थी। बादलों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर सोने की धाराओं की तरह एक बेहतरीन पेंटिंग बना रही थी। ये खिड़की का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ली जिंग ने स्वाभाविक रूप से तारीफ की, जबकि हीमो खामोश रही, बस बाहर के नज़ारे की तारीफ कर रही थी। जब उसने पहली बार घर देखा था तो बाहर के इस नज़ारे को देखकर ही उसने लंबे समय तक किराए पर रहने का फैसला किया था। इसके बाद लंबे समय तक वह दिन के इस समय पर खिड़की से बाहर देखती थी। यहाँ तक कि अनगिनत बार देखने के बाद भी इस प्राकृतिक सुंदरता से उसकी आत्मा साफ हो जाती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने कमरे के फर्श पर एक लड़के के साथ बैठेगी और इस नज़ारे को उसके साथ बांटेगी, जो कभी सिर्फ उसी का था। शायद नज़ारे की वजह से या शायद अचानक हुई खामोशी की वजह से कभी शोरगुल वाला कमरा शांत हो गया। सूरज की रोशनी खिड़कियों से बिना किसी शब्द के अंदर आ रही थी, जिससे फर्श पर रोशनी और परछाई के निशान बन रहे थे। पतले सफेद पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, हवा की नरमी को महसूस कर रहे थे। हीमो जमीन पर बैठी, अपने घुटनों को पकड़े हुए, उसका सिर अनजाने में ली जिंग के कंधे पर टिका हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें बाहर के नज़ारे से भरी हुई थी, उसकी सोच दूर कहीं भटक रही थी। ली जिंग भी इस आसमान के नज़ारे में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत समय से ऊपर के नीले आसमान को नहीं देखा था। वह हाथ में लिए गए मामलों पर ध्यान देता था। उसकी आंखें अपने फोन, फाइलों, कंप्यूटर पर होती थीं। वह काम और रोजमर्रा के कामों के बीच भागता रहता था, लेकिन अब आसमान को देखकर उसकी विशालता और शांति रोजमर्रा की जिंदगी से इतनी अलग थी कि उसके दिल को धोकर साफ कर दिया। कितना समय बीता, इसका पता नहीं चला। पर्दे ने हवा को अलविदा कहा और रोशनी और परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। हीमो की खूबसूरत आंखें हल्की सी हिलीं, थोड़ी मुड़ी, उसकी साफ नज़र उसके पास बैठे ली जिंग के चेहरे पर पड़ी। उसके साफ और शांत चेहरे को घूरते हुए वह हाल के दिनों की मस्ती और पागलपन को याद करने से नहीं रह पाए। शुरू में हल्का सा हिला हुआ दिल अब और भी ज्यादा सक्रिय हो गया। इन दिनों की यादें उसके दिमाग में तेजी से आईं। हर हलचल लहरों में बदल गई जो उसके दिल के किनारों से टकराने लगीं। उसके दिल में कभी शांत रहने वाला तालाब अब एक तूफान में फंस गया था। इस पल में उसे तेजी से एहसास हुआ कि इस आदमी ने उसके दिल में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। यह एहसास होने पर हीमो के अंदर अचानक से एक लहर और इच्छा का एहसास हुआ, जैसे एक लंबे समय से सुप्त ज्वालामुखी अचानक फट गया हो। इस पल में वह सिर्फ सभी बंधनों और हिचकिचाहट को छोड़ना चाहती थी जिसने उसे बांध रखा था, और अपने सामने इस आदमी के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहती थी जो आत्मा से परे हो। चैप्टर 43, काटने वाली हीमो।
अच्छी बात यह है कि हिमो की समझ आखिरकार उसकी भावनाओं पर हावी हो गई। लेकिन वो तीव्र आवेग और बेकाबू भावनाएं अभी भी उसके अंदर उथल पुथल मचा रही थीं, जिससे उसकी कभी मजबूत समझ की दीवारें चुपचाप ढह रही थीं। हीमो ने एक गहरी सांस ली और खूबसूरत और शांत माहौल को तोड़ने वाली पहली इंसान थी। उसने पूछा, तुम यहाँ से कब जा रहे हो? लीजिंग ने अपनी नजरें खिड़की से हटाईं, कुछ देर सोचा और जवाब दिया, शायद अगले कुछ दिनों में। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसे पहले से ही जवाब पता था, हीमो कुछ सेकंड तक खामोश रही, अपनी आंखों में हल्की सी निराशा को छिपाने की बहुत कोशिश की और अपना सिर उसकी तरफ मोड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि हमें भविष्य में दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में बदलाव को पकड़ते हुए लीजिंग की आंखें थोड़ी झपकी और उसने उसकी गंभीर और खूबसूरत आंखों को देखने के लिए अपना सिर मोड़ा। कुछ देर रुकने के बाद उसने ईमानदारी से सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। उसके बोलने के बाद हीमो ने बहुत देर तक खामोशी से उसकी आंखों में घूरा। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि ली जिंग कोई और सफाई नहीं देगा, तो उसने अपना निचला होंठ थोड़ा सा काट लिया और अपने दिल में एक फैसला लिया। एक फैसला लेने के बाद हीमो के चेहरे पर पहले का जटिल भाव बहुत ज्यादा साफ हो गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और यकीन वापस आ गया और उसने ली जिंग से कहा, मेरे साथ एक राज बांटो। क्या? हीमो के अचानक से टॉपिक बदलने पर ली जिंग हैरान हो गया। क्यों? मैं तुम्हें अपना राज क्यों बताऊं? हीमो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना एक राज बताना चाहती हूं, तो मैं पीछे नहीं रह सकती, मुझे पहले तुम्हारा राज सुनना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लीजिंग निशब्द था, लेकिन हीमो की लगातार नजर और उसकी आंखों में कुछ पल की दृढ़ता ने उसे एहसास दिलाया कि उसे जवाब देना ही होगा। तो उसने जवाब दिया, मुझे ये यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारे राज का वही महत्व है जो उन दो जरूरी चीजों का है, वरना मैं भी तुम्हारा राज नहीं जानना चाहता। क्या महत्व? वही महत्व जो उन दो जरूरी बिंदुओं का है। उद्धरण चिन्ह। हीमो पहले हैरान हुई, फिर शर्म और गुस्से से लाल हो गई जब उसे एहसास हुआ। उसने उसके कंधे को काट लिया, जिससे ली जिंग चिल्लाया, आह! तुमने मुझे सच में काट लिया। तुमने ही कहा था, क्योंकि तुम हमेशा गलत बातें करते हो। उद्धरण चिन्ह। हीमो ने उसे नाराजगी से घूरा और कहा, जल्दी से एक राज बताओ। ठीक है, ठीक है, मेरा राज है। ली जिंग ने इस बारे में सोचा, गंभीरता से उसे देखा और कहा, मैं उस मामले में काफी सहनशील हूँ। आह, क्या तुम कुतिया हो, हमेशा लोगों को काटती रहती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रहने दो, मैं तुमसे कुछ नहीं निकाल सकती। हीमो ने ली जिंग के कंधे से अपना छोटा मुंह हटा लिया, राजों का लेन देन करने का विचार छोड़ दिया, थोड़ी असंतुष्ट दिख रही थी। हालांकि कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने फिर से कहा, तो मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगी, लेकिन तुम्हें किसी को बताना नहीं है या मेरा मजाक नहीं उड़ाना है। बेशक तुम मेरे स्वभाव पर यकीन कर सकती हो। मैं आखिरी चीज जिस पर यकीन करती हूँ वो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें कसम खानी होगी। हीमो ने नाराजगी से जवाब दिया, मुझे कसम खानी होगी। लीजिंग हिचकिचाता हुआ दिखा, अगर तुम कहना नहीं चाहती तो मत बताओ। डॉट डॉट। आह, क्या तुम्हें काटने की लत लग गई है? लीजिंग ने हीमो को दूर धकेला, जो एक बिल्ली की तरह उसकी बांह को काट रही थी, और लाचारी से मान गया, ठीक है, मैं कसम खाऊंगा, ठीक है, मैं एक लाइन कहूंगी और तुम मेरे पीछे दोहराओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लीजिंग एक मजाकिया बात कहने वाला था, लेकिन जब उसने फिर से उसके दांतों को बाहर आते देखा, तो उसने तुरंत अपना सुर बदल लिया। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहती हो। ये हुई ना बात। हीमो ने आखिरकार एक संतुष्ट चेहरा दिखाया, सीधा बैठ गई, लीजिंग की बांह उठाई और गंभीरता से कहा, मैं लीजिंग, कसम खाता हूँ। उसे इतना गंभीर देखकर लीजिंग का मुंह थोड़ा मुड़ गया, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ उठाया और दोहराया, मैं लीजिंग, कसम खाता हूँ। हीमो का राज जानने के बाद मैं न तो हंसूंगा और न ही किसी को बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। हीमो का राज जानने के बाद मैं न तो हंसूंगा और न ही किसी को बताऊंगा। और जब मैं पुराने शहर से जाऊं, ये और भी है, बस दोहराओ। ओह, जब मैं पुराने शहर से जाऊं, मैं इस समय को कभी नहीं भूलूंगा और हीमो को नहीं भूलूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ली जिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह उसे देखने से नहीं रह पाया। उसने देखा कि हीमो एक गंभीर और दृढ़ नजर से खिड़की के बाहर देख रही थी। थोड़ी भावना महसूस करते हुए उसने मजाक करना बंद कर दिया और ईमानदारी से जोड़ा, मैं ली जिंग इस समय को कभी नहीं भूलूंगा और न ही हीमो इस अनोखी लड़की को भूलूंगा। ली जिंग के बिना सोचे समझे जोड़े गए शब्द सुनकर हीमो की आंखें झपकी और उसकी दिल की धड़कन कुछ पल के लिए तेज हो गई, लेकिन जल्द ही स्थिर हो गई। उसने आगे कहा, अगर मैं ये कसम तोड़ता हूँ, अगर मैं ये कसम तोड़ता हूँ डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, तो मैं ली जिंग नपुंसक हो जाऊंगा। मैं ली जिंग नपुंसक हो। अंशुमान खिड़की के बाहर के नज़ारों को देखते हुए कॉफी पी रहा था। उसने वही कैजुअल बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसे शालिनी ने उसके लिए स्टाइल किया था, जिसमें वह एक सफल और युवा बिजनेस कार्यकारी जैसा लग रहा था। उसकी वेशभूषा में एक तरह का स्थिर और आरामदायक फिर भी फैशनेबल आकर्षण था। धीरे धीरे वह पैसे से आए इन बदलावों का आदी हो रहा था। कॉफी कप अटेंडेंट को देने के बाद उसका मन फिर से हीना की साफ और मासूम शक्ल को याद करने लगा। हीना से मिलना पूरी तरह से एक इत्तेफाक था और उसके बाद का मेल जोल उनके आपसी आकर्षण और एक जैसी सोच के कारण हुआ, जिसने उनकी कहानी को आगे बढ़ाया।
इस दौरान अंशुमान को हिना में अपनी कॉलेज के दिनों के प्यार की मासूमियत महसूस हुई, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक छोटा और खूबसूरत एहसास था। हिना की तरह वह भी आज़ादी और बेपरवाही पसंद करता था और वह आसानी से किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता था। इसलिए दोनों का रिश्ता बिछड़ने के लिए ही बना था, लेकिन क्या वे फिर मिलेंगे? अंशुमान को ऐसा लगा कि हिना उसकी जिंदगी में जरूर वापस आएगी। बस यह नहीं पता था कि हिना, जो मासूम और अद्वितीय है, किस रूप में वापस आएगी। ओ बड़े शैतान, यह मत सोचना कि मुझे एक आर्ट स्टूडियो देकर तुम मेरा दिल जीत लोगे। जब मैं एक महान कलाकार बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें सब कुछ वापस चुका दूंगी। हिना का ये मैसेज पढ़कर अंशुमान के होंठ मुस्करा उठे। ये हिना के जिद्दी स्वभाव को दर्शाता था। उसने जवाब दिया, सच? शायद तुम सच में रोई हो। कौन रो रहा है? तुम सपने देख रहे हो। मैं बिल्कुल भी भावुक नहीं हूं। लेकिन विशाल ने मुझे सब कुछ बताया। क्या वह लड़का तुम्हें ऐसी बातें भी बताता है? तुमने उसे कितने पैसे दिए? उद्धरण चिन्ह। तो तुम सच में रोई है ना? विशाल ने तो मुझसे बात भी नहीं की। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। शैतान, शैतान, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें काट खाऊंगी। हिना के गुस्से भरे मैसेज को देखकर अंशुमान जोर से हंसने लगा। ये जानकर कि हिना भावुक हुई थी, अंशुमान को यकीन हो गया कि उन्हें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। भले ही वे इस बार अलग हो गए, लेकिन उसने हिना के साथ बिताए पल का आनंद लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि पैसे से भरी इस दुनिया में ऐसे शुद्ध भावनाएं कितनी कीमती और दुर्लभ हैं। यही वजह थी कि उसने हिना के लिए आर्ट स्टूडियो खरीदने का फैसला किया। सौभाग्य से ये पुरानी जगह अभी बहुत मशहूर नहीं थी, दुकानों की कीमतें ज्यादा नहीं थीं, और अंदरूनी साज सज्जा और सजावट के साथ अंशुमान ने कुल मिलाकर 4 लाख रुपए खर्च किए थे। भले ही 4 लाख रुपए आम लोगों के लिए एक बड़ी रकम हो, लेकिन 10 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति वाले अंशुमान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा अंशुमान का मानना था कि पैसा खर्च करने के लिए होता है, नहीं तो ये सिर्फ एक संख्या और बेकार कागज का ढेर है। जब तक इसे आराम से खर्च किया जाए और कोई अफसोस न हो, तो ये काफी है। और ये 4 लाख रुपए हिना को उसके सपनों की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाने में मदद कर सकते थे। भले ही इस बार कोई फायदा या इनाम नहीं मिला, अंशुमान को लगा कि यह सही था। सिर्फ इसलिए कि वह इस लड़की को पसंद करता था। इतनी दौलत खर्च करके खजाने खरीद रहा है, साथियों को बेहतरीन शराब के लिए बुला रहा है। होस्ट ने अपनी पसंद की लड़की को उसके सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए, सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए, सिर्फ अपने संतोष के लिए, क्योंकि यह सही था। सकारात्मक भावनाएं 3 सितारे। अंशुमान अचानक बिजनेस सीट पर सीधा बैठ गया, अपने दिमाग में सिस्टम की जानकारी देखकर हैरान था। शुरुआत में उसे लगा था कि इसे खर्च नहीं माना जाएगा, ये सोचकर कि सिस्टम कोई इनाम नहीं देगा। लेकिन न केवल उसे इनाम मिला, बल्कि 30 गुना ज्यादा भी मिला, जिससे उसकी संपत्ति तुरंत 22 मिलियन हो गई। सिस्टम अभी भी मेरी भावनाओं के आधार पर इनाम तय करता है। क्या ये जिंदगी का मजा लेना है? क्या यह आज़ादी से जीना है? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। सर, क्या आपको कुछ मदद चाहिए? तभी वर्दी और काली स्टॉकिंग्स पहनी हुई अटेंडेंट ने अंशुमान की अजीब हरकत देखी और सम्मान से धीरे से पूछने के लिए उसके पास आई। उसकी खूबसूरत शक्ल पर मेकअप देखकर अंशुमान होश में आया और मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक मल्टी मिलियन का सौदा पूरा हुआ और मुझे खुशी महसूस हुई। ये सुनकर अटेंडेंट का भाव थोड़ा बदल गया। उसने अंशुमान को हैरानी से देखा और खासकर उसके कपड़ों पर लगे लोगों को देखा। अगर कोई और उससे ऐसा कहता तो वह शायद ध्यान नहीं देती, लेकिन अब बोलने वाला एक ऐसा यात्री था जो बिजनेस क्लास में बैठा था और डिजाइनर कपड़े पहने था, जिससे उसे सच्चाई पर यकीन करना पड़ा। खासकर जब व्यक्ति ने आत्मविश्वास, दृढ़ता और खुशी के साथ ये शब्द कहे, तो ये आसानी से झूठे नहीं लग रहे थे। तो बधाई हो सर, अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। और उसने जानबूझकर या अनजाने में अंशुमान के सामने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाया। उसके पास से गुजरते समय उसने जानबूझकर अपनी छाती सीधी की और अपने कूल्हों को उठाया ताकि उसकी आकृति बेहतर दिखे। अटेंडेंट की शक्ल और आकृति को देखते हुए अंशुमान ने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि अपनी नजर खिड़की की तरफ मोड़ ली। पहले अगर अटेंडेंट ने इतनी खुशी से खुद को उसके सामने पेश किया होता, तो शायद उसके अंदर कुछ हलचल होती और वह ट्रेन से उतरने के बाद अपने दोस्तों के साथ आज की खूबसूरत अटेंडेंट के बारे में बातें करता। लेकिन अब शालिनी की शानदार आकृति और हिना की प्राकृतिक खूबसूरती से प्रभावित होने के बाद वह 9 अंकों से एकम वाली महिलाओं के प्रति लगभग उदासीन हो गया था। धीरे धीरे अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए अंशुमान ने अपनी अगली योजना के बारे में सोचना शुरू किया। आज पुरानी जगह छोड़ने का मुख्य कारण यह था कि उसके माता पिता अगले हफ्ते रिश्तेदारों को लाने वाले थे, इसलिए उसे वापस जाकर पहले से तैयारी करनी थी। खासकर जब किराए का अपार्टमेंट अंजलि को दिया गया था, तो अंशुमान को लगा कि घर खरीदने का समय आ गया है, जो उसके माता पिता के बाद में रहने के लिए भी सुविधाजनक होगा। पहले उसके पास पैसे की कमी के कारण उसने घर नहीं खरीदा था, लेकिन अब उसके पास 20 मिलियन थे, यहाँ तक कि मुंबई के हाउसिंग प्राइस के साथ भी। शुमान को बिना मॉर्गेज के एक घर खरीदने का आत्मविश्वास था। दूसरा कारण उसके करीबी दोस्त अर्जुन से कुछ समय पहले मदद के लिए फोन आया था। अर्जुन उसका हाई स्कूल का दोस्त था और कॉलेज जाने के बाद वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि दोनों ही मुंबई में रहते थे, जिससे उनका रिश्ता खासकर अच्छा था। जिनसी, मुझे अपनी किराए की जगह भेजो और मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन से लेने के लिए एक टैक्सी भेजूंगा। मसल्स बुली से मैसेज मिलने पर अंशुमान ने जवाब देने के लिए अपना फोन उठाया।
मैं तेज गति वाली ट्रेन से मुंबई वापस आ रहा हूँ, मुझे स्टेशन से क्यों लेना है? क्या मुझे इस एहसान के लिए बाहर जाना पड़ेगा? तुम अभी बाहर से वापस आए हो। अर्जुन हैरान था, फिर उसने समझाया, कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ तुम ही इसमें मदद कर सकते हो। चिंता मत करो, ये दूर नहीं है, बस पास के लखनऊ में, क्यों ना हम लखनऊ के ट्रेन स्टेशन पर मिलें? ठीक है, मैं एक स्टेशन पहले उतर जाऊंगा। पहले, जब दोनों मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, तो वे अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे, और इस बार अर्जुन के मदद के अनुरोध पर अंशुमान ने ज्यादा सोचे बिना हाँ कर दी। भले ही उसे जरूरत की खास मदद का पता नहीं था, लेकिन अर्जुन के व्यक्तित्व और चरित्र को देखकर, भले ही कोई मुश्किल हो, वह ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अंशुमान को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे लखनऊ जाने के लिए कहा जाएगा। लखनऊ। अंशुमान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसके दिमाग में एक शक्तिशाली, खूबसूरत महिला की तस्वीर उभर आई, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी। मुझे याद है कि प्रिया भी उसी शहर में है, पता नहीं इस बार उससे मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। अध्याय 2, अर्जुन का अनुरोध। तेज गति वाली ट्रेन स्टेशन से बाहर आते हुए अंशुमान को अर्जुन का फोन आया। तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारी ट्रेन को पहुंचते हुए देखा, तुम बाहर निकलने पर क्यों नहीं दिख रहे? अंशुमान भी अपने दोस्त की शक्ल खोज रहा था। मैं बिल्कुल बाहर निकलने पर हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी बाहर निकलने पर हूँ, क्या मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ कि तुम मुझे पहचान सको? उद्धरण चिन्ह। अंशुमान अर्जुन के इस सामान्य रूप से अहंकारी अंदाज पर बेसुध था, लेकिन जब उसने बाहर निकलने पर एक परिचित हटे कटे व्यक्ति को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। मुझे अब तुम दिख गए, हिलना मत। तुम मुझे देख रहे हो? कहाँ हो? जिस दिशा में अंशुमान जा रहा था, एक आदमी अपनी आंखें चौड़ी करके चारों तरफ बेसुध होकर देख रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अंशुमान का करीबी दोस्त अर्जुन था। यह मानना पड़ेगा कि अर्जुन की शक्ल सच में ध्यान खींचने वाली थी, जैसा कि उसने कहा था, लेकिन उसके हैंडसम होने की वजह से नहीं, बल्कि उस बड़ी ही हटे कटे जिस्म की वजह से। उसने चिकनी चुपड़ी हेयर स्टाइल बनाई हुई थी, एक सफेद क्लासिक जिम वेस्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी चौड़ी, पेशीदार ऊपरी शरीर दिख रही थी, और उसने स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और नाई के एजे पहने थे। वह भीड़ में खड़े एक जंगली भालू जैसा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, जिससे लोग अपनी भावनाओं को धीरे से बदलते और उससे दूर रहने की कोशिश करते, जिससे अंशुमान के लिए उसे न पहचान पाना मुश्किल था। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी उन बड़ी आंखों से हर जगह मत घूरो, तुम सबको डरा रहे हो। अंशुमान की परिचित आवाज सुनकर अर्जुन ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। अरे वाह, तुम अब इतने शानदार कपड़े पहने हो। अंशुमान को देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक खुश मुस्कान खिल गई। उसने अपना दाहिना हाथ अपने दोस्त के कंधे पर रखा। अरे यार, मैंने अभी तुम्हारी पीठ देखी और सोचा का छोटी ही तुम कोई जवान अमीर ज्यादा हो। कपड़े सच में आदमी को बदल देते हैं, यह मानना पड़ेगा। तुम्हारी वेशभूषा सच में कुछ अलग ही लगती है। अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। ये सब मेरे स्वाभाविक आकर्षण की वजह से है। अंशुमान और अर्जुन के बीच की बातचीत हमेशा सीधी और खुली हुई रही है, खासकर अर्जुन के सीधे स्वभाव के साथ, जिसमें अक्सर अपशब्द शामिल होते हैं, और उसकी ऊंची आवाज जो उसके हटे कटे जिस्म से बिल्कुल मेल खाती थी। तुम सच में सबसे अच्छे भाई हो, मेरी मदद करने के लिए इतने शानदार कपड़े पहने हो। अब अंशुमान को देखकर अर्जुन ने उसे फिर से ऊपर से नीचे तक देखा, अपनी जबान को चाटते हुए। फिर भी, यह एक लग्जरी ब्रांड की ऊंची क्लास की चीज है। अंशुमान ने उसे एक तिरछी नजर डाली, मजाक करते हुए। बुरा नहीं है, तुम्हें लग्जरी ब्रांड्स के बारे में कुछ पता है? मुझे थोड़ा बहुत पता है। अर्जुन गर्व से मुस्कुराया। मैंने बचपन से ही खगोल विज्ञान और भूगोल का अध्ययन किया है, और तुम सोचते हो कि मैं एक साधारण लग्जरी ब्रांड का लोगो नहीं पहचान सकता? हमारे जिम के कई ऊंचे दर्जे के सदस्य इन ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं। ये सुनकर अंशुमान को पता चला कि अर्जुन, जो एक छोटे शहर से है, इन ब्रांड्स को कैसे जानता था। स्पोर्ट्स में स्नातक करने के बाद अर्जुन मुंबई में एक फिटनेस कोच के रूप में काम करता था। उसका जिम एक अच्छी जगह पर था, जहां अमीर लोग कोर्स खरीदने के लिए आते थे। ये लोगो काफी असली लगता है, मुझे जांच करने दो कि तुमने कौन सा अंग्रेजी अक्षर गलत लिखा है। ठीक है, ठीक है, यह असली है। हा हा हा, असली, जैसे तुम्हारे पैसे से या तो तुम्हारे माता पिता के लिए घर खरीदा जाता है या तुम्हारी पूर्व प्रेमिका पर खर्च होता है, तुम्हारे पास इसके लिए पैसे कहाँ हैं? अर्जुन को खुद पर गर्व था कि वह अंशुमान को बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने अपने दोस्त के कंधे पर अपना हाथ कसकर रखा, मुस्कुराते हुए। मेरे सामने क्या दिखा रहे हो? नकली खरीदने में क्या बुराई है? तुम्हारा दोस्त तुम पर हंसेगा नहीं। हम इसे उन बड़े ब्रांड्स की प्रतिष्ठा का फायदा उठाना मान सकते हैं, उनके नाम पर चलना। अंशुमान ये सुनकर बेसुध था। इसलिए नहीं कि अर्जुन नकली खरीदना चाहता था, बल्कि वेस्ट के प्रति उसका जुनून कुछ ऐसा था जिसे अंशुमान समझ नहीं पा रहा था। जब से अर्जुन ने वर्कआउट करके मसल्स बनाए थे, अंशुमान ने उसे आधी बांह वाली शर्ट पहने नहीं देखा था, यहां तक कि वह अपनी स्लिंग नेक को सबसे नीचे खींचकर अपनी छाती दिखाना चाहता था। उसकी अलमारी में कम से कम 10 से ज्यादा वेस्ट थी, लेकिन एक भी आधी बांह वाली शर्ट नहीं थी। यहां तक कि सर्दियों में भी अनिवार्य कोट के अलावा वह निश्चित रूप से एक वेस्ट पहनता था। एक बार अंदर और थोड़ा गर्म होने पर वह अपना कोट उतारने और अपनी जिस्म दिखाने के लिए अनंत बहाने बनाता था, जैसे कि बहुत गर्मी है, कोट बहुत भारी है, असहज कपड़े, हाथ में कपड़े ले जाने की जरूरत है। डॉट डॉट। अंशुमान की याद में अर्जुन या तो मसल्स दिखा रहा था या ऐसा करने की राह पर था।
अर्जुन के कहने के अनुसार अगर मसल्स नहीं दिखाए जाते तो उनका सबसे बड़ा मूल्य खो जाता है। टैक्सी के अंदर अंशुमान ने उसे देखा। क्या तुम्हें अब मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि तुम्हें क्या मदद चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अरे ये सच में एक छोटी सी बात है। जैसे ही अर्जुन ने इसका जिक्र किया उसके लापरवाह चेहरे पर एक रहस्य का निशान दिखाई दिया। वह पास झुक गया और फुसफुसाया, हाल ही में एक कंपनी ने मुझसे संपर्क किया, कह रहे हैं कि वे मेरे साथ मिलकर मुझे एक बड़ा इंटरनेट प्रभावशाली व्यक्ति बनाना चाहते हैं। हम आज उनसे मिल रहे हैं, तुम मेरे साथ ये देखने आ रहे हो। तुम्हें एक बड़ा इंटरनेट प्रभावशाली व्यक्ति बनाना है। अंशुमान पहले हैरान हुआ, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपनी आवाज धीमी की, इसे गुप्त रखो, ये चीज अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हुई है। फिर वह गर्व से दिखा, क्या मेरा पहले से एक छोटा वीडियो अकाउंट नहीं था, खासकर फिटनेस सिखाने के लिए, अब उसके 10,000 फॉलो हैं। उन्हें लगता है कि मुझमें क्षमता है और उन्होंने खासकर मुझसे सहयोग के लिए संपर्क किया। क्या कंपनी भरोसेमंद है? अंशुमान ने अपनी भौहें सिकोड़ी, किसी धोखाधड़ी वाली कंपनी से मूर्ख मत बनो, उनका क्या नाम है, तुमने इसकी जांच की है? बेशक, क्या तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ मसल्स वाला एक साधारण दिमाग वाला आदमी हूं? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैंने उनकी कंपनी की पूरी जांच की है, उनका नाम है। उसने अचानक अपने साफ आंखों के साथ अपना सिर खुजलाया, उस कंपनी का नाम क्या था? अंशुमान। अरे मुझे याद है, मैंने अपने जांच डेटा की तस्वीरें ली हैं, वे एल्बम में हैं, मेरे लिए जांच करो। अर्जुन ने अचानक अपनी जांघ पर मारा, तुरंत फोन निकाला और अंशुमान को दिखाने लगा, जिंसी, मुझे ये देखने में मदद करो कि क्या ये कंपनी असली है। फिर अंशुमान ने गंभीरता से देखा कि अर्जुन ने फोटो एल्बम खोला और उसे एक दृश्य आपदा का सामना करना पड़ा। एल्बम पूरी तरह से अर्जुन की सेल्फी से भरा था, जिसमें वह सिर्फ अंडरवियर पहने और मसल्स दिखा रहा था। छाती, पेट, पीठ, जांघ की मसल्स, आंखें मसल्स से भरी थी, पूरी स्क्रीन जिस्म से भरी थी। खासकर कुछ फोटो में अंशुमान को लगा कि उसके दिमाग पर बमबारी हो रही है और वह लगभग अंधा हो गया। अरे बाप रे, माफ करना, मैं आमतौर पर बहुत सेल्फी लेता हूँ। शर्मनाक रूप से भरी स्क्रीन को देखकर अर्जुन भी झटके में उछल पड़ा, जल्दी से फोन वापस लिया, कंपनी डेटा की तस्वीर मिली, फिर शर्मिंदा होकर उसे अंशुमान को वापस दिया। लगभग मसल्स की बमबारी से दबकर और जिंदगी पर सवाल उठाते हुए अंशुमान ने सावधानी से उसे वापस लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फोन पर कोई अनुचित फोटो न हो। लखनऊ ब्यूटी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट ग्रुप, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? इस कंपनी का नाम देखकर अंशुमान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, उसे लगा कि उसने इसे कहीं देखा है। जैसे ही उसने पढ़ना जारी रखा, कंपनी की बुनियादी जानकारी धीरे धीरे साफ हो गई। लखनऊ ब्यूटी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट ग्रुप एक व्यापक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कंपनी है जो मुख्य रूप से स्पोर्ट्स हेल्थ एमसीएन संस्था के संचालन, बड़े पैमाने पर जिम संचालन, फिटनेस कोच प्रशिक्षण, पेशेवर परिचय और असली तस्वीरों की पंक्तियों को पढ़ते हुए अंशुमान का शुरुआती संदेह कि यह एक धोखाधड़ी वाली कंपनी थी, धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन कंपनी के बॉस की तस्वीर देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। प्रिया। साथ ही वह अचानक समझ गया कि उसे अभी अभी जो परिचित एहसास हुआ था वह क्यों हुआ था। उस समय प्रिया के बिजनेस कार्ड में न केवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में उसकी भूमिका लिखी थी, बल्कि नीचे उसकी कंपनी का नाम भी लिखा था, वही लखनऊ ब्यूटी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट ग्रुप। ये रहे आपकी कहानी के 2 नए अध्याय, जिसमें सभी नाम और जगहें भारतीय संदर्भ के अनुसार बदल दी गई हैं। कह आनी को पॉकेट नॉवेल के अंदाज में लिखा गया है और इसमें से सभी अनुचित सामग्री को हटा दिया गया है। अध्याय 1, कौन असली में रौब झाड़ रहा है? अर्जुन और अंशुमान को जल्दी से राजभोग रेस्टोरेंट पहुंचना पड़ा क्योंकि मीटिंग की जगह आखिरी समय में बदल दी गई थी। राजभोग रेस्टोरेंट की शानदार सजावट देखकर अर्जुन, जो पहले अचानक जगह बदलने की शिकायत कर रहा था, हैरान होकर बोला, वाह, उन्होंने इतनी बढ़िया जगह क्यों बदल दी? क्या ये हो सकता है कि उन्होंने मेरी क्षमता को पहचान लिया और मेहमाननवाजी का स्तर बढ़ा दिया है? उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में खड़े अंशुमान को यह सुनकर कुछ अंदाजा हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन से नहीं कह सकता था। जैसे ही अंशुमान और अर्जुन रेस्टोरेंट के गेट के पास पहुंचे, ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए और एक जवान खूबसूरत महिला मेहमान का स्वागत करने के लिए मुस्कुराते हुए आगे आई। क्या आप लोगों ने बुकिंग कराई है? किसी ने कराई है, कमरा नंबर 888। ठीक है, इस तरफ से कृपया सज्जन। ये सुनकर महिला ने तुरंत झुककर मुस्कुराया और उन दोनों को रास्ता दिखाने का इशारा किया। वाह, ये सच में एक हाई एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ के स्टाफ का तरीका भी अलग है। वे खूबसूरत हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। अर्जुन ने अंशुमान से यह बात फुसफुसाते हुए कही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उसे डर था कि कहीं दूसरे को यह ना पता चल जाए कि वह पहली बार किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में आया है। अंशुमान, दूसरी तरफ, बहुत शांत लग रहा था। मुंबई में शानदार जगहों पर खाना खाने के बाद उसके लिए लखनऊ के रेस्टोरेंट तो बच्चों का खेल थे। महिला के कहने पर दोनों रेस्टोरेंट की लॉबी में घुस गए, जहां शानदार क्रिस्टल झाड़फानूस तारों की तरह रोशनी बिखेर रहे थे, जो शानदार संगमरमर के फर्श को रोशन कर रहे थे, जो एक दर्पण की तरह तस्वीरें दिखा रहा था। लॉबी के चारों ओर ऊंचे खंभे पर सुंदर सुनहरे सजावट थे, जो शान और बड़प्पन दिखाते थे। जैसे ही अर्जुन अपने सिर को ऊंचा करके शानदार लॉबी से होकर गुजर रहा था, किसी वजह से उसका आत्मविश्वास कम हो गया, जिससे वह थोड़ा झुक गया। क्या उन्होंने सच में इतनी शानदार जगह चुनी है? ये सोचते हुए अर्जुन ने बगल में खड़े अंशुमान की तरफ देखा और वह हैरान रह गया।
सच में यह आदमी बहुत अच्छा नाटक करता है, वह इतना शांत कैसे है? मुझे कहना पड़ेगा, हाल के सालों में तुमने सच में अपने नर्व्स को ठीक कर लिया है। अंशुमान ने अपने दोस्त को देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि मैं परेशान हूँ? यह महसूस करते हुए कि वह अपने दोस्त से पीछे रह रहा है, अर्जुन ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और आराम करने का अंदाज दिखाया। क्या मैं परेशान हूँ? मैं पूरी तरह से आराम से हूँ। अगर तुम आराम से हो तो क्या तुम मेरी बांह को दबाना बंद कर सकते हो? मेरी बांह लगभग तुम्हारी वजह से कुचल रही है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसे पता चला कि वह अनजाने में अंशुमान के पीछे चल रहा था, उसे कुछ सहारा देने के लिए उसकी बांह पकड़े हुए था। उसकी घबराहट और ताकत के साथ उसने सच में अंशुमान की बांह पर कुछ लाल निशान छोड़ दिए थे। ये देखकर अर्जुन अजीब तरह से हंसा और अब और नहीं छिपाने का फैसला किया। अंशुमान की तरफ झुककर धीरे से फुसफुसाया, भाई मुझे सच में इस बार तुम पर निर्भर रहना होगा। अगर मैं बाद में खुद को शर्मिंदा करूं तो तुम्हें मुझे बचाना होगा। डॉट 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 निजी कमरे के अंदर, इससे पहले कि अर्जुन शानदार अंदरूनी सज्जा की प्रशंसा कर पाता, समर्पित महिला वेटर पहले ही मेनू ले आई थी। श्रीमान अर्जुन, ये हमारा मेनू है। क्या आप अभी ऑर्डर करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह, मैं अभी ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। अर्जुन ने मेनू को अपने बड़े हाथ से लिया और जैसे ही उसने एक पेज पलटा, उसकी पलकें तेजी से झपक गईं, जिससे उसका दिल लगभग रुक गया। ये किस तरह की लूटपाट है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेनू में कीमतें देखकर अर्जुन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लानत है, उबली हुई पत्ता गोभी का नाम बदलकर जैद हेयरपिन स्केल्डेड वेजिटेबल्स कर दिया गया है, जिसकी कीमत 188 रुपये है। एक अंडा और टमाटर की सब्जी का नाम बदलकर गोल्डन सन रिफ्लेक्टिंग मून हिबिकस डिश कर दिया गया है, जिसकी कीमत 268 रुपये है। तोड़ी हुई खीरा का नाम बदलकर जैद विश फ्रेश कूलंग सलाद कर दिया गया है, जिसकी कीमत 88 रुपये है। किसी भी पेज को पलटकर अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जेब काफी कम होने वाली है। यह मुख्य व्यंजनों को पलटे बिना था। अगर वह ऐसा करता तो अर्जुन शायद मेज पर हाथ मारकर कूद जाता। खांसी, खांसी, खांसी। बगल में अंशुमान की खांसी सुनकर अर्जुन होश में आया। उसे पता चला कि अंशुमान उसे अपनी छवि का ध्यान रखने की याद दिला रहा था। उसने तुरंत अपना भाव थोड़ा बदल दिया, फिर वेटर से थोड़ा अजीब तरह से कहा, ओम डॉट डॉट मेनू यहीं छोड़ दो, जब सब लोग आ जाएंगे तो हम ऑर्डर करेंगे। वेटर को दरवाजा बंद करके जाते हुए देखकर अर्जुन का गंभीर भाव तुरंत गिर गया। वह डर के साथ अंशुमान का हाथ पकड़ने लगा। वाह भाई, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत है। भले ही मैं मानता हूँ कि मुझमें कुछ हुनर है और मैं हैंडसम हूँ, लेकिन इतनी ऊंची दर पर मेहमाननवाजी की जरूरत नहीं है ना? क्या ये सच में एक धोखाधड़ी हो सकती है? शायद हमें उनके यहाँ न रहते हुए चुपचाप निकल जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, कोई तुम्हें एक शानदार खाना खिला रहा है, तुम चुपचाप क्यों निकल जाओगे? अंशुमान ने कहा, अगर हमें चुपचाप निकलना है तो हमें कम से कम पहले खाना खत्म करना चाहिए, है ना? तुम सही कह रहे हो। अगर हमें चुपचाप निकलना है तो हमें पहले खाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, अर्जुन ने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा और फिर योजना बनाने लगा। जब हम खाना खत्म कर लेंगे तो तुम पहले चले जाओ, मैं बचाव करूंगा फिर। ठीक है, ठीक है। क्या तुम सच में चुपचाप निकल जाने की योजना बना रहे हो? दिन के उजाले में और तुम इतने हटे कट्टे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें खा जाएंगे? अंशुमान ने सीधे कहा, मैं इस कंपनी के बॉस को जानता हूँ, वे नकली नहीं होने चाहिए। तुम उनके बॉस को जानते हो? उस खूबसूरत बॉस को? उद्धरण चिन्ह, अर्जुन ने अपनी आंखें चौड़ी की, फिर लापरवाही और अविश्वास के साथ देखा। क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? अगर तुम उस खूबसूरत बॉस को जानते हो तो मैं तुम्हें यहीं पर पापा कहूंगा। हम दोनों छोटे शहरों से आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भले ही तुम्हारे नंबर मेरे से बेहतर थे, लेकिन तुम्हारे पास उस स्तर के किसी व्यक्ति को जानने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर अंशुमान ने अपनी भौहें उठाईं, अचानक दिलचस्पी लेते हुए। ओह, पापा बेटा का खेल। सच में, मुझे सच में मत कहो, अभी शेख ही बघाड़ने का समय नहीं है। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया, तुम्हारे बकवास पर यकीन करो। हम बेहतर सोच सकते हैं कि हम बाद में उनसे कैसे बात करेंगे। यकीन करना या न करना, ये तुम पर निर्भर करता है। ये देखकर अंशुमान ने और समझाने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उसने मेनू की तरफ देखा जो लखनऊ के खास व्यंजनों से भरा था और हंसा। जब तुम बाद में उनके बॉस को देखोगे तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। उद्धरण चिन्ह, क्या तुम कह रहे हो कि उनका बॉस हमसे बात करने के लिए खुद आएगा? ये सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा संदेह में था और उसने अपनी आंखें घुमाईं। भाई, कोई बुराई न मानना, लेकिन तुम्हारी शेखी बघाड़ने की कला को सुधारने की जरूरत है। तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से शेखी बघाड़ने का क्या मतलब है। डॉट 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 राजभोग रेस्टोरेंट में एक मर्सिडीज S400 रेस्टोरेंट के गेट पर रुकी। एक महिला का सूट पहने हुए प्रिया ऊंची एड़ी में नीचे उतरी। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी आभा चौंकाने वाली खूबसूरत थी, एक अदृश्य लेकिन महसूस होने वाला दबा वलेकर। ये देखकर एक घुंघराले बाल वाला चश्मा पहने हुए अधेड़ उम्र का आदमी जो पास में इंतजार कर रहा था, उसके भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसके दिल में एक घबराहट की लहर उठ गई और वह जल्दी से सम्मान से पास आया। अध्यक्ष महोदया, मैं अमन, आत्मा अनुशासन और आत्मशक्ति के कंटेंट डायरेक्टर और इस बातचीत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ।
ये सुनकर प्रिया ने उसे और उसके पीछे खड़े युवा अधीनस्थों को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। हम चलो अंदर चलते हैं और तुम अपने विचारों के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, ठीक है छोटू, मुझे सामग्री दो। अमन ने अपने बगल के अधीनस्थ से सामग्री ली, जल्दी से प्रिया के पास आकर उसके साथ चलने लगा और तेजी से परिचय दिया। इस बार हमने अपने सहयोग को 3 तरहों में बांटा है, ए, बी और सी। दूसरे के अलग अलग मूल्यों के आधार पर अंतिम सहयोग विधि तय करते हैं। मुख्य रूप से हम जो संसाधन देते हैं और बाद में मुनाफे की हिस्सेदारी के प्रतिशत में अंतर है। ये देखकर कि उसका सहायक पहले ही होटल के रिसेप्शन से संपर्क करने के लिए आगे चला गया था, प्रिया ने पूछना जारी रखा, आपकी चुनाव के लिए क्या मानदंड हैं? अमन ने बिना सोचे समझे अपने माथे से पसीना पोंछा और जवाब देना जारी रखा, हम उम्मीदवारों की कठोर जांच करते हैं। हम न केवल उनकी फिटनेस विशेषज्ञता स्तर को देखते हैं, बल्कि हम उनकी छवि, संवाद कौशल और सामाजिक कौशल का भी मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा हम उन्हें पेशेवर टीम का समर्थन देते हैं, जिसमें फोटोग्राफी, एडिटिंग, कंटेंट प्लानिंग शामिल है। ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका कंटेंट उच्च गुणवत्ता वाला और आकर्षक हो। हम विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन देने के लिए विस्तृत प्रचार योजनाएं भी बनाते हैं, जिससे उनकी पहुंच बढ़ती है। बोलते हुए उसने अर्जुन की सामग्री निकाली। इस बार 3 उम्मीदवार हैं और आज अर्जुन उनमें से एक है। उसके पास एक निश्चित प्रशंसक आधार है और उसकी पेशेवर क्षमताएं अच्छी हैं। अगर उम्मीदवार के पास खुद अच्छे संसाधन हैं, तो हमारे बाद के सहयोग के लिए यह निश्चित रूप से अधिक फायदेमंद होगा। निजी कमरे के रास्ते में प्रिया ने अमन के ब्रीफिंग को ध्यान से सुना। इस प्रक्रिया के दौरान उसने खासकर तीखे सवाल पूछे, जिससे अमन के माथे पर लगातार पसीना आता रहा। वह बहुत गंभीरता और सावधानी से जवाब दे रहा था। जब तक रास्ता दिखाने वाली वेटर ने निजी कमरा यहाँ है नहीं कहा, तब तक अमन ने गहरी सांस नहीं ली और अपने साथी द्वारा दी गई टिश्यू लेकर पसीना नहीं पोंछा। वे कहते हैं कि अध्यक्ष महोदया की एक मजबूत आभा है। आमतौर पर फोटो में कुछ खास नहीं होता, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखकर ये सच में दम घोंटने वाला है। ये सुनकर अमन का अधीनस्थ सिर हिलाने लगा जैसे चिकन दाना चुग रहा हो। पहले बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उसने चिंता से फुसफुसाया, अध्यक्ष महोदया इस बातचीत में शामिल हैं, उनकी आभा के साथ क्या वह दूसरे पक्ष को डरा नहीं देंगी? ओह, ये सुनकर अमन भी अनिश्चित था और फिर उसने आग्रह किया, ज्यादा मत सोचो, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि अर्जुन की मानसिक शक्ति काफी मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगी। बहुत समय बाद मिले। जैसे ही भीड़ निजी कमरे में घुसी, एक युवा व्यक्ति ने सीधे प्रिया को उसके नाम से संबोधित किया, जिससे सहायक और अन्य लोग नाराजगी से अपनी भौहें सिकुड़ी और अभी बोलने ही वाले थे, तभी पहले से सख्त प्रिया ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तुम व्यक्तिगत रूप से एक दोस्त को साथ लाए हो, तो मुझे स्वाभाविक रूप से आना पड़ा और देखना था। और पिछली बार के खाने के लिए तुम्हें वापस चुकाना भी है। पहले से डराने वाली प्रिया को अचानक एक युवा व्यक्ति पर मुस्कुराते हुए देखकर अमन और महिला सहायक सब हैरान रह गए। वे बेसुध दिख रहे थे। इस बीच अर्जुन, जो भीड़ से लगभग डर गया था, अचानक तेजी से मुड़ा और अंशुमान को देखने लगा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह क्या है? हम अभिनय करने के लिए सहमत हुए, भाई तुम इसे असली क्यों बना रहे हो? अध्याय 2, सहयोग की बातचीत। भीड़ में हैरानी देखकर प्रिया ने अपना शांत स्वभाव फिर से पा लिया और अमन से कहा, ये श्रीमान अंशुमान मेरे दोस्त हैं। बस अपनी योजना के साथ आगे बढ़ो, इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अमन की आंखें थोड़ी मचल गईं क्योंकि उसने एक मुस्कान जबरदस्ती बनाई जो रोने से भी बदतर लग रही थी। मैं समझ गया। उसने सोचा था कि जिस बातचीत का वह प्रभारी था, उसमें उसके बॉस का शामिल होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वह ग्राहक जिस से वह बात कर रहा था, वह उसके बॉस का ही कोई परिचित निकला। अमन, भाई अमन, हमें क्या करना चाहिए? अपने पीछे अपने अधीनस्थ को फुसफुसाते हुए सुनकर अमन ने गहरी सांस ली। दृढ़ और गंभीर दिख रहा था। अपने अधीनस्थ के कंधे पर थपकी दी और ईमानदारी से कहा, इस बार ये हमारे सामाजिक कौशल की अंतिम परीक्षा होने वाली है। अधीनस्थ पूरी तरह से हारा हुआ लग रहा था। अमन और उसकी टीम की चुप शिकायत के विपरीत दूसरी तरफ अर्जुन पहले से ही उत्तेजना से लाल पीला हो गया था। उसने अंशुमान के दोनों हाथों को पकड़ा, उसकी आंखें चमक रही थीं। पिताजी, कृपया मुझसे ये प्रतिज्ञा स्वीकार करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सार्वजनिक जगह का ध्यान रखो। अंशुमान ने जल्दी से उसे दूर धकेला, फिर कहा, आखिरकार ये सब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम इसका आनंद लेते हो तो उनसे अच्छी तरह से बात करो और मैं तुम्हें सबसे अच्छी डील दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई, सिर्फ तुम्हारा ये कहना ही काफी है। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे पूरा करूंगा। अर्जुन, जो शुरू में थोड़ा अनिश्चित महसूस कर रहा था, अंशुमान के समर्थन से तुरंत आत्मविश्वास से भर गया और अपनी छाती फुला ली। फिर जैसे ही सहायक ने वेटर को चाय और स्नैक्स लाने के लिए कहा, बातचीत आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। अर्जुन, हमने पहले ऑनलाइन कई बार बात की है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में जानकारी है। काम के तरीके में आने पर अमन की आभा पूरी तरह से बदल गई। वह गंभीर और ईमानदार था क्योंकि उसने अर्जुन के साथ खास बातें करने के लिए विभिन्न दस्तावेज निकाले। आज हम मुख्य रूप से अकाउंट कंटेंट के भविष्य की दिशा के बारे में बात करना चाहते हैं। साथ ही तुम्हारे लिए एक विशेष योजना भी है। देखो कि क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो और बेझिझक अपने विचार साझा करो। अर्जुन ने जवाब में सिर हिलाया।
यह उसके भविष्य से जुड़ा था, इसलिए उसने अपने मजाकिया व्यवहार को दूर रख दिया। समय तेजी से बीत गया, वेटर ने कई बार चाय और स्नैक्स बदले। दोनों पक्ष शुरुआती पूछताछ से गहरी चर्चाओं में चले गए और अमन और अर्जुन धीरे धीरे एक सहमति पर पहुंचे। अंशुमान और प्रिया की मौजूदगी से अमन ने इस बातचीत को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से लिया। अर्जुन द्वारा दिए गए हर सुझाव और विचार का विश्लेषण और जवाब दिया। अंशुमान बगल में खड़े होकर मुश्किल से बोला, लेकिन देख सकता था कि उसका भाई अर्जुन सच में इसमें दिलचस्पी रखता था। अर्जुन न केवल फिटनेस से प्यार करता था बल्कि एक आमतौर पर दिखावटी व्यक्तित्व भी था, जिसके असामान्य विचार और अतिशयोक्तिपूर्ण व्यवहार थे, जो सच में प्रभावशाली व्यक्ति के रास्ते के लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा अंशुमान समझता था कि अर्जुन ने अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ मुंबई में एक फिटनेस कोच के रूप में क्यों रहा, क्योंकि वह अभी भी अपना नाम बनाने का सपना रखता था। इसलिए वह अपने खाली समय का उपयोग एक अकाउंट चलाने और एक ब्लॉगर बनने के लिए करता था। अर्जुन के लिए, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, सोशल मीडिया सबसे कम बाधा, सबसे कम लागत और सबसे तेज तरीके से ऊपर उठने का रास्ता था। इसलिए जब अंशुमान को पता चला कि अर्जुन एक एमसीएन एजेंसी के साथ सहयोग करने में दिलचस्पी रखता है, तो वह सच में दिल से उसका समर्थन कर रहा था। जैसे ही बातचीत गहरी हुई, चर्चा किए गए मुद्दे और भी खास हो गए, और न तो अंशुमान और न ही देखने वाली प्रिया ने चर्चा को रोकने के लिए कोई सुझाव दिया। अर्जुन को अमन के साथ चर्चा में पूरी तरह से डूबा हुआ देखकर अंशुमान उठा और बाथरूम गया। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसने अप्रत्याशित रूप से प्रिया को रेस्टोरेंट के बाहर के बगीचे में खड़ा पाया, जो नज़ारे देख रही थी। ये कैसा संयोग! ये देखकर अंशुमान हंसा और पास चला गया। कोई सोच सकता है कि तुम जानबूझकर मेरा इंतजार कर रही हो। क्यों ये सच नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ? ये सुनकर प्रिया ने अपना सिर घुमाया। उसके अच्छे फ्रेम वाले चश्मे के नीचे का परिपक्व आकर्षण अंशुमान को थोड़ा हैरान कर गया। ये कहना पड़ेगा, प्रिया की शक्ल सच में असाधारण थी। भले ही अंशुमान ने अंजलि, शालिनी और हीना के साथ मेल जोल का अनुभव किया था, प्रिया का कभी कभार परिपक्व महिला का आकर्षण दिखाना अभी भी अंशुमान को एक पल के लिए चकाचौंध कर देता था। हालांकि अच्छी शक्ल के अलावा अंशुमान जानता था कि प्रिया युवा लड़की हीना जैसी नहीं थी। वह ऐसी नहीं थी जिसे वह जीवन के सच के बारे में कुछ शब्दों से आसानी से जीत सकता था। इसके विपरीत, अगर वह ज्यादा सक्रिय और उत्साही होता, तो वह उसके द्वारा एक मूर्ख की तरह खेला जा सकता था। अध्यक्ष महोदया को मेरा इंतजार करते हुए देखकर कमरे में वापस जाने पर उन्हें फिर से एक बड़ा आश्चर्य हो सकता है। अंशुमान मुस्कुराया, उसके साथ खड़ा होकर बगीचे के नज़ारे की प्रशंसा करता रहा और जानबूझकर मजाक किया, तुम्हारे अधीनस्थों के व्यवहार को देखकर तुम आमतौर पर बहुत सख्त लगती हो। बेशक मैं एक महिला हूं, अगर मैं अपनी उपस्थिति से अपने अधीनस्थों से ऊपर नहीं रह सकती, तो मैं इतनी बड़ी कंपनी को कैसे चला सकती हूँ? प्रिया ने इससे इनकार नहीं किया। फिर अंशुमान को दिलचस्पी से देखा। मुझे लगता है कि तुम में एक अमीरजादे की तरह बेचैनी और अहंकार नहीं है, न ही एक युवा उद्यमी की तरह तेजी है। इसके बजाय तुम जीवन का एक आरामदायक और खाली समय का आनंद लेते हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए प्रिया थोड़ी रुकी। उसने जिज्ञासा का एक ऐसा भाव दिखाया जो उसके पास पहले कभी नहीं था, और अंशुमान की तरफ सिर झुकाया। क्या मैं तुम्हारे काम के बारे में पूछ सकती हूँ? मैं दूसरे व्यक्ति की परिपक्व और मोहक नज़र को महसूस करते हुए, जो लोगों के दिलों को देखने लगती थी, अंशुमान को एक दूर लब घबराहट महसूस हुई और फिर उसने हंसते हुए अपने कंधे उचकाए। अगर मैं कहूं कि मैं बेरोजगार हूं, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? यकीन मैं क्यों नहीं करूंगी? प्रिया मुस्कुराई। उसकी नज़र अंशुमान के चेहरे पर टिकी हुई थी। क्योंकि मुझे महसूस होता है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और न ही तुम है परवाह है। यह महिला सच में लोगों को पढ़ने का हुनर रखती है। अंशुमान ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे कभी निष्क्रिय रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने पहल करते हुए वापस पूछना शुरू कर दिया। तो जब तुम्हें पता है कि मैं बेरोजगार हूं, तो तुम अभी भी यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे जैसे सफल लोगों को सच में बेरोजगारों में इतनी दिलचस्पी होती है? मुझे बेरोजगारों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे तुम में दिलचस्पी है। प्रिया ने साफ साफ कहा, बिल्कुल अपने काम के तरीके की तरह, सीधी, निर्णायक, कभी भी इधर उधर की बात नहीं करती। ओह सच में? अंशुमान धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति की मजबूत आभा का आदी हो रहा था, और फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, संयोग से मुझे भी तुम में काफी दिलचस्पी है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। इन शब्दों पर प्रिया ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसकी आंखों की गहराई में हैरानी का एक निशान साफ साफ दिखाई दिया। उसके बाद एक जोरदार हंसी। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में बहुत दिलचस्प हो। हंसने के बाद वह अपने मूल भाव में वापस आ गई। उसके होठों के कोने पर एक हल्का मोड़ था। लेकिन मैं उन युवा लड़कियों की तरह नहीं हूं जिनसे तुम आमतौर पर निपटते हो। इस तरह का तरीका मुझ पर ज्यादा काम नहीं करता। अंशुमान ने समझाया नहीं, बस कंधे उचकाए और कहा, मैं सिर्फ अपने सच्चे विचार व्यक्त कर रहा हूं, और कुछ नहीं। इन शब्दों पर प्रिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। अंशुमान की आंखों की तरफ देखा, जैसे कि वह उनके अंदर कुछ देखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जल्द ही उसने हल्के से हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया, एक अच्छी तरह से पैक की हुई सिगरेट का पैकेट निकाला और लापरवाही से अंशुमान से पूछा, क्या तुम धूम्रपान करते हो? अंशुमान ये जानकर हैरान था कि वह धूम्रपान करती है। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैं धूम्रपान नहीं करता। प्रिया ने सिर हिलाया, जैसे कि उसे पहले से ही यह जवाब पता था। फिर उसने खुद ही एक सिगरेट जलाई। उसकी पतली उंगलियों ने पतली सिगरेट पकड़ी हुई थी। उसके लाल होठों से हल्के से धुआं निकला। वह आकाश की तरफ देख रही थी।
मैंने अभी कमरे में तुम्हारे दोस्तों की स्थिति सुनी। हमारी कंपनी की सहयोग विधियों के अनुसार तुम्हारा दोस्त ज्यादा से ज्यादा पैकेज बी के लिए योग्य है। अंशुमान हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया अर्जुन के मामले के बारे में बात करने की पहल करेगी, और तुरंत पूछा, इन पैकेजों में क्या अंतर है? उद्धरण चिन्ह। सरल शब्दों में, पैकेज ए सबसे अच्छा है, पैकेज सी सबसे बुरा है, बेशक ये तुम्हारे दृष्टिकोण से है। हमारे लिए स्वाभाविक रूप से पैकेज सी सबसे अच्छा है, क्योंकि पैकेज सी का तरीका हमें सबसे कम मुनाफा देता है और उसकी लागत सबसे कम होती है। प्रिया ने डालों पर पक्षियों की तरफ देखा और फिर अपनी नज़र वापस ली, जारी रखा, वास्तव में साफ साफ कहें तो तुम्हें कौन सा पैकेज मिल सकता है यह अभी भी तुम्हारे अपने शब्दों के वजन पर निर्भर करता है। पहले हमने 900,000 फॉलोअर वाले एक स्वनिर्मित इंटरनेट प्रभावशाली व्यक्ति को भर्ती किया और पैकेज ए पर हस्ताक्षर किए। जहां तक तुम्हारे दोस्त का सवाल है, अगर तुम नहीं होते तो मुझे लगता है कि उसे शायद पैकेज बी भी नहीं मिलता। बोलने के बाद प्रिया ने अपना सिर अंशुमान की तरफ मोड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो एक दोस्त के रूप में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं अमन से बात करूँ ताकि तुम्हारे दोस्त को ये पैकेज मिल सके? उसकी आंखों में जांच का एक संकेत छिपा हुआ था। अंशुमान ने शांति से सिर हिलाया, नहीं। ओह, प्रिया की अच्छी तरह से खींची गई भौहें ऊंची उठ गईं, उसके चेहरे पर हैरानी का एक निशान दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से उसने सोचा कि अंशुमान आज उससे संपर्क कर रहा है ताकि वह अपन एक दोस्त की मदद कर सके। अगर तुम सच में एक शीर्ष स्तर का अकाउंट बनना चाहते हो तो टीम के समर्थन पर भरोसा करने के अलावा आखिरकार उसे खुद पर भरोसा करना होगा। अंशुमान ने समझाया, तुम पहले सही थी, मेरे दोस्त की शर्तें केवल औसत से थोड़ी ऊपर हो सकती हैं, न तो उसका व्यक्तिगत चरित्र और न ही क्षमता काफी है। प्रिया उसके शब्दों पर उलझन में थी, तो क्या तुम अपने दोस्त को पैकेज बी लेने की योजना बना रहे हो? इससे अलग दिखना और भी मुश्किल होगा। नहीं, अंशुमान ने थोड़ी मुस्कान दिखाई, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दोस्त के लिए विशेष रूप से एक सहयोग विधि बना सकती हो। शब्दों के गिरने के बाद प्रिया ने वह लंबी सेग